अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम ख़बरों में मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस्लाम की हिफाजत के लिए अजीम कुर्बानी के तस्करे हों या महकमा दाखिला सिंध की दफ़ा 144 का नफाज हो। कराची पाक बहरिया कमिश्निंग परेड में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत हो या हल्की बारिश में शहरी इदारों की नाकिस कारकर्दगी का शाखसाना हो। स्पीकर सिंध असम्बली से कौंसल जनरल इटली की मुलाकात हो या सूबाई वज़ीर के कराची ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल EV करने के दावे हों। सूबाई वज़ीर बहालियात मानसून के लिए खुसूसी हिदायत हों या सिंध हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक की मनसूबा जात पर इत्तेफाक हो या हो कराची एयरपोर्ट पर तैयारों से परिंदों का टकराव। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब असम्बली में मरियम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा आराई, अपोजिशन के 26 अरकान मुअत्तल। पंजाब भर में यकम ता 10 मुहर्रमुल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज, डबल सवारी समेत कई पाबंदियाँ। पंजाब में गाड़ियों से मुज़हिर धुएं के अखराज के टेस्ट में 31 अगस्त तक तोसी। यकम जुलाई से पंजाब में कूड़ा टैक्स का निफाज जारी। लाहौर के मकामी होटल में 2 रोज़ा आमों की नुमाइश का इनेकाद। लाहौर से नारोवाल चलने वाली ट्रेन में मुसाफिर ट्रेन की छतों पर सफ़र करने पर मजबूर। लाहौर में रवा माह 3 वाक़यात में 4 अफराद का कत्ल। 16 जुलाई से जनवरी में शुरू होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए एथलीट्स की लाहौर में प्रैक्टिस। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया में बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। पाकिस्तानी पासपोर्ट बतदरीज तरक्की के बाद टॉप 100 पासपोर्ट में शामिल हो गया। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर शहरी 32 ममालिक में वीज़ा फ्री सफरी सहूलत भी हासिल कर सकेंगे। CDA ने पेडल टेनिस साइट्स की नीलामी से एक अहम मालियाती संगे मील को अबूर कर लिया। CDA को कामयाब नीलामी करके 7.6 मिलियन रुपए माहाना की रिकॉर्ड आमदन हासिल हुई। मानसून की पहली बारिश ने CDA कंस्ट्रक्शन का पोल खोल दिया। हाल ही में बनाया गया नया सरीना अंडरपास रोड बैठ गया। दरियाए स्वात में इंतहाई अफसोसनाक सानेहा, 17 सयाह सैलाबी रैले में बह गए। हज 2026 के लिए आज़मीन की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया। भारतीय वज़ीर दिफा शंघाई में होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया देखकर तिलमिला गए। एलामिया पर दस्तखत भी ना किए। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। भारत को सिफारती महाज पर भी रुसवाई का सामना। SCO मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र ना होने पर भारतीय वज़ीर दिफा सीख पा। इंसान के जिस्म का हैरत अंगेज़ खुलिया स्टेम सेल खुलिये के ज़रिए किस तरह मुहलिक बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस मुमकिन बना रही है। खुसूसी खबर शामिल होगी आज के कॉस्मोपॉलिटन में। बहरे हिंद की लहरों के बीच छुपा दर्जनों जज़ाइर पर मुश्तमिल मुल्क सेशल्स के खूबसूरत नज़ारों की सैर आपको भी करवाएंगे प्रोग्राम के आखिर में। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइन। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की हिफाजत और बका के लिए अजीम कुर्बानी पेश की। उलमाए कराम। मुहर्रमुल हराम दफ़ा 144 नाफिज, डबल सवारी पर पाबंदी, महकमा दाखिला सिंध। कराची में पाक बहरिया की कमिश्निंग परेड का इनेकाद, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। कराची में हल्की बारिश ने शहरी इदारों की कारकर्दगी की कलई खोल दी, सड़कों पर पानी जमा हो गया। स्पीकर सिंध असम्बली से कौंसल जनरल इटली की सिंध असम्बली में खुसूसी मुलाकात। कराची में ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल EV बसेस पर मुंतकिल करने जा रहे हैं सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट। सूबाई वज़ीर बहालियात की ज़ेर सदारत PDMA बोर्ड और रेस्क्यू 1122 काउंसिल का अहम इजलास। सिंध हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक का मंसूबे आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि माह मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही कराची की मसाजिद और इमाम बारगाह में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और खानवादा रसूल की मैदान करबला में दी गई अजीम कुर्बानी की याद और नज़रिया हुसैनियत की फ़तह के तस्करों का सिलसिला शुरू हो चुका है और अवामुन्नास ईमान जोश और जज्बे से भरपूर शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से उलमा और ज़ाकिरीन अपनी महाफिल व मजालिस में पैगाम दे रहे हैं कि मुसलमान कुरान और सुन्नत की तालीमात से वाबस्तगी इख्तियार करें और बकाए दीन और उखरवी निजात के लिए अल्लाह के बताए हुए रहनुमा उसूल रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार को अपनाया जाए। उनका ये कहना था कि नवासा रसूल सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और बका के लिए अजीम कुर्बानी पेश की और इस्लाम को ज़िंदा व जावेद कर दिया। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम अदल व इंसाफ के क़याम और माशरती बुराइयों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में अपनी ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए आला सतही इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान मुकामी हुकूमतों को तमाम इलाकों खुसूसन इमाम बारगाहों और जुलूसों के रास्तों पर सफाई और निकासी का ख़ास ख्याल रखने और के इलेक्ट्रिक समेत दीगर बिजली फराहम करने वाले इदारों को बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी है। दूसरी जानब महकमा दाखिला सिंध की जानिब से मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान कायम रखने के लिए यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक सूबे में दफ़ा 144 नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक सूबे भर में असलहा लेकर चलने के इजाज़तनामे भी मुअत्तल रहेंगे और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी, जबकि ड्रोन, हेलीकैम और बगैर इजाज़त जलसों और रैलियों पर भी पाबंदी होगी। कराची में पाक बहरिया की कमिश्निंग परेड का इनेकाद हुआ, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में खुसूसी आमद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैंडिडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। तकरीब में पाक बहरिया के आला अफसरान ने भी शिरकत की। जुमेरात की शब होने वाली बारिश से कराची के मौसम में तब्दीली आ गई, जबकि हफ्ते की अलसुबह होने वाली बूंदाबांदी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश में बदल गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के ज़ेर असर कराची में 29 जून तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि कराची की इब्तिदाई बारिश ने ही शहरी इदारों की कारकर्दगी की कलाई खोल दी। शहर भर की सड़कों और इलाकों में पानी जमा हो गया। हज़ारों शहरी मुख्तलिफ इलाकों की शाहराहों पर फंस गए। नालों की सफाई न होने के बायस पानी की निकासी न हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। 340 फीडर ट्रिप हो गए, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची में पहले ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस सामने आ रहे हैं। सफाई और मच्छरों के खात्मे के लिए महकमा सेहत सिंध और मुतल्लिका इदारों की जानिब से खातिर खा स्प्रे मुहिम और लार्वासाइडल एक्टिविटी भी नहीं की गई, जिसके बायस बारिश के बाद मुख्तलिफ अमराज के वबाई सूरत इख्तियार करने का खदशा पैदा हो गया है। माहिर अमराज के मुताबिक बारिशों के बाद पानी खड़ा रहता है, जिससे मच्छर और मक्खियाँ पैदा होती हैं और उनसे टाइफाइड, डायरिया और पेट के अमराज फैलते हैं। लिहाजा गंदगी, मच्छर और मक्खियों के खात्मे के लिए फिलफौर इक़दामात किए जाएं। सिंध असम्बली के स्पीकर सैयद उवैस कादिर शाह ने इटली काउंसिल जनरल फैब्रिजियो बिएली का सूबाई असम्बली सिंध में पुरखुलूस इस्तकबाल किया। मुलाकात में इटली और पाकिस्तान के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात को उजागर किया गया और कराची समेत सिंध के दीगर बड़े शहरों को दरपेश शहरी मसाइल पर भी बातचीत करते हुए तिजारत, पानी के इंतज़ाम, सकाफती तबादलों और इदारा जाती ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल हुआ। काउंसिल जनरल फैब्रिजियो बिएली ने सिंध की रवायती मेहमान नवाजी और सकाफती रवायात की तारीफ़ की। उन्होंने बताया कि उनके सफारती मिशन की बुनियादी तरजीहात में इक़्तिसादी मौक़ों को वसअत देना, सकाफती मुकालमे को फ़रोग़ देना और पायदार तरक्की की हिमायत शामिल है।
स्पीकर ने इटली और सूबा सिंध के कानून साजों के माबैन मुकालमे को फ़रोग़ देने के लिए पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप के क़याम की तजवीज़ दी और कौंसिल जनरल को सिंध के सकाफती शहरों के दौरे की दावत भी दी। मुलाकात के अख्तिताम पर स्पीकर सैयद उवैस कादर शाह ने इटली के कौंसिल जनरल को सिंध असम्बली की लेगेसी शील्ड, सिंधी अजरक और टोपी पेश की। हुकूमत सिंध ने हालिया माली साल के दौरान बड़ी तादाद में ईवी और हाइब्रिड बसेस लाने का फैसला कर लिया है। सीनियर वजीर सिंध और सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि आइंदा चंद माह के अंदर डबल डेकर बसेस के साथ साथ मजीद ईवी बसेस कराची की सड़कों पर रवा दवा होंगी। सूबाई वजीर ने दावा किया कि सूबाई दारुल हुकूमत में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ईवी बसेस पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर बहालियात मखदूम महबूबुज़्ज़मा की सदारत में PDM में बोर्ड और रेस्क्यू 1112 काउंसिल का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डायरेक्टर एडमिन फाइनेंस सैयद शाह हुसैन शाह ने बोर्ड मीटिंग के एजेंडे पेश किए, जबकि रेस्क्यू 1112 चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख ने रेस्क्यू काउंसिल के एजेंडे पेश किए। इस मौके पर मखदूम महबूबुज़्ज़मा का कहना था कि रेस्क्यू 1112 सिंध की कारकर्दगी तमाम सूबों से बेहतर है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एमरजेंसी सूरत हाल को रिलीफ दिया जाता है। रेस्क्यू सर्विस का काम इंतहाई अहम है। सूबे में हर ज़िले से तहसील तक इस सर्विस की रसाई की जाएगी। सूबाई वज़ीर ने मूनसून के हवाले से अफसरान को अहम अहकामात देते हुए कहा कि PDMA और रेस्क्यू 1112 के एहलकार अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें और पूरे सिंध में अवाम की खिदमत जारी रखें। इजलास में सूबाई मूनसून कॉन्टीजेंसी प्लान 2025 की मंजूरी दी गई और रेस्क्यू 1112 के आइंदा माली साल 2025-26 के बजट की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में कंट्री डायरेक्टर एशियाई तरक्याती बैंक ईमा फंड ने मुलाकात की और सिंध में अहम तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इन मंसूबों में TP4 का मंसूबा भी शामिल है, जिसका मकसद पानी के मयार को बेहतर बनाना और देही और शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे को वसअत देना है। ज़ेर गौर मंसूबे ट्रीटमेंट प्लांट 4 एशियाई तरक्याती बैंक और हुकूमत सिंध ने TP4 मंसूबे पर इश्तराक पर इत्तेफाक किया, जिसके तहत रोज़ाना 180 मिलियन गैलन पानी साफ़ किया जाएगा। मुनक्किदा मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की नासिर हुसैन शाह, चेयरमैन PND नजम शाह, वज़ीर आला सिंध के सेक्रेटरी जमान नारेजो और एशियाई तरक्याती बैंक के सीनियर हुकाम असद सलीम, नसर मिनुल्ला, शहरियार चौधरी, मलिहा रिजवान और अहमद मुश्तबा ने शिरकत की। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की आम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से अस्का आपको बताएंगी लाहौर की ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान नारेबाजी और एहतजाज करने वाले अपोजिशन अरकान को स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सख्त कार्रवाई का निशाना बनाते हुए मुअत्तल कर दिया। स्पीकर ने असम्बली रूल 210(3) के तहत 26 अपोजिशन अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया, जिसके मुताबिक ये अरकान अब आइंदा 15 सेशंस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिताब के दौरान हुल्लड़बाजी करने पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का बड़ा एक्शन। PTI के 26 MPAs को मुअत्तल करते हुए 15 इजलासों में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। असम्बली में तोड़ फोड़ करने पर 10 अरकान पर 20 लाख रुपए जुर्माना आयद। पार्टी की पार्लिमानी लीडर की बात न मानने पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुअत्तल अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने का भी फैसला किया है। इसी आइन के हर उस आर्टिकल में लिखा है कि ये आपका सियासी हक नहीं है, ये गुंडागर्दी, ये गालियां देना आपका सियासी हक नहीं है। मुअत्तल अरकान में मलिक फहाद मसूद, मोहम्मद तनवीर असलम, सैयद रिफत महमूद, यासिर महमूद कुरैशी, कलीमुल्लाह खान शामिल हैं। मोहम्मद अंसर इकबाल, अली आसिफ, जुल्फ़िकार अली, अहमद मुज्तबा चौधरी, शाह जावेद, मोहम्मद इस्माइल, खयाल अहमद, शहबाज अहमद को भी मुअत्तल किया गया है। नाजरीन, पंजाब भर में 1 ता 10 मुहर्रमुल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है,
जिसके तहत डबल सवारी समेत कई दीगर पाबंदियां भी नाफिज हो गईं। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जो यकमता मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम यानी 27 जून से 6 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगी। जो यकम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम यानी 27 जून से 6 जुलाई 2025 तक नाफिजुल अमल रहेगी। महकमे दाखिला ने दफ़ा 144 के तहत सूबे भर में 7 मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियाँ आयद की हैं, जिनका मकसद अवामी तहफ़्फ़ुज़ और फ़िरका वाराना हम आहंगी को यकीनी बनाना है। इस ज़मन में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के दौरान सिर्फ इजाज़त याफ्ता जुलूसों या मुजालिस की इजाज़त होगी। मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर अवामी मकामात पर किसी भी किस्म के हथियार, आतिशगीर मवाद या उनकी नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके अलावा ऐसे नारे, इशारे या बयानात जो किसी भी फ़िरके या कौमियत के जज्बात को भड़का सकते हों, उन पर भी सख्ती से पाबंदी आयद की गई है। सोशल मीडिया या किसी भी ज़रिए से फ़िरका वाराना या नस्ली मुनाफरत पर मबनी तबसरों पर भी दफ़ा 144 लागू होगी। जुलूस के रास्तों पर वाक़े इमारतों की छतों पर मोर्चे बनाने, पत्थर, ईंटें, बोतलें या कचरा जमा करने और तमाशाइयों की मौजूदगी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसी तरह दुकानों के थड़ों पर भी बैठने या जमा होने की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। तहम बाकी तमाम पाबंदियों का इतलाक पूरे अशरा मुहर्रम यानी यकम से 10 मुहर्रम तक रहेगा। तर्जुमान के मुताबिक बुजुर्ग शहरियों, खवातीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को डबल सवारी की पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने गाड़ियों के खराज में कीमियाई मादों की जांच के अमल एमिशन टेस्टिंग की आखिरी तारीख में 31 अगस्त तक तौसीह कर दी। इदारे के डायरेक्टर जनरल इमरान हामिद शेख के मुताबिक पहले ये डेडलाइन 30 जून मुकर्रर थी, तहम अवामी रश के पेश नज़र तौसीह कर दी गई है ताकि शहरी बासानी अपनी गाड़ियों की जांच करवा सकें। डीजी माहौलियात के मुताबिक गुज़िश्ता 50 रोज़ के दौरान सूबे भर में 1,23,000 से ज़ायद गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग की गई है, जिनमें से 2,000 गाड़ियाँ ऐसी पाई गई हैं जिनसे मुकर्ररा हद से ज़ायद धुएँ या मुज़र केमिकल का इखराज हो रहा था। इन गाड़ियों के मालिकान को वार्निंग जारी करते हुए इखराज की सतह दुरुस्त करने की हिदायत की गई है। एमिशन टेस्ट एक साइंसी तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए गाड़ियों के इंजन से खारिज होने वाले धुएँ और जहरीली गैसों की मिकदार को जांचा जाता है। इस अमल का मकसद फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाना और शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करना है। डीजी माहौलियात के मुताबिक साल 2022 या इसके बाद तैयार होने वाली नई गाड़ियों को फिल वक्त एमिशन टेस्टिंग से इस्तिस्ना हासिल है, क्योंकि ये गाड़ियाँ जदीद यूरो स्टैंडर्ड्स पर मबनी होती हैं और इनमें पहले ही इखराज को काबू में रखने वाले आलात नस्ब होते हैं। लाहौर में 20 मुख्तलिफ मकामात पर एमिशन टेस्टिंग बूथ कायम हैं। नाजरीन, आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत कूड़ा करकट टैक्स की बाकायदा मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत 1 जुलाई से सूबे भर के शहरी और दही इलाकों में सुथरा पंजाब मंसूबे के तहत सफाई टैक्स की वसूली शुरू करेगी। ये नया टैक्स सूबे के शहरी और दही इलाकों में रिहायशी और कारोबारी तमाम छोटे बड़े यूनिट्स पर लागू होगा। ताहम लाहौर समेत पंजाब भर की कच्ची आबादियों के रिहायशियों को इस टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने शहरों की तर्ज पर देहातों में सफाई की सहूलियत पहुंचाने के लिए सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर 200 अरब रुपए का बजट रखा गया है। कैबिनेट स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के मुताबिक देहातों में 2 से 5 मरले के घरों पर 200 रुपए, 10 मरले से 1 कनाल 400 रुपए, दुकानों से 300 रुपए, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपए, फैक्ट्री कारखाने पर 1000 रुपए माहाना कूड़ा टैक्स वसूल किया जाएगा। शहरी आबादी में 5 मरले के घर पर 300, 5 से 10 मरले के घर पर 500 रुपए, 10 मरले से 1 कनाल के घर से 1000 रुपए, 1 से 2 कनाल के घर पर 2000 रुपए और इससे बड़े घर पर 5000 माहाना टैक्स लिया जाएगा। शहरों में दुकानों से 500 रुपए, दरमियाने दर्जे के कारोबार से 1000 रुपए, जबकि फैक्ट्रियों कारखानों से 3000 रुपए माहाना टैक्स वसूल किया जाएगा। ये अपने फ़राइज़ पूरे अदा करें, स्वीपर कोई फ़राइज़ नहीं अदा करता। घर से आगे ले जाएंगे, ठीक है, और बाहर नहीं गिरेगा और हमारा जो उनसे ना माहौल वो और शहर
یہ جو بھی معاملات ہیں ایکو سسٹم یہ ہمارا صاف ستھرا رہے گا۔ لاہور شہر میں 1,50,00,000 چھوٹے بڑے گھر اور 50 لاکھ کمرشل دکانیں ہیں۔ فیس کلیکشن کا ایک میکنزم جو ہے وہ اس وقت بنایا جا رہا ہے اور لاہور شہر کی حد تک یہ کلیکشن جو ہے وہ LWMC خود کرے گا۔ 1 جولائی سے پنجاب بھر میں کوڑا ٹیکس لیا جائے گا۔ ناظرین، محکمہ صحت پنجاب کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں آم میلے کا انعقاد کیا گیا، جہاں آم کی 50 سے زائد اقسام نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ 2 روزہ نمائش میں شہریوں، سیاحوں، کسانوں، زرعی ماہرین، فوڈ انڈسٹری سے وابستہ افراد اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید بتا رہے ہیں آصف محمود اس رپورٹ میں۔ لاہور کے مقامی ہوٹل میں آم کی 2 روزہ نمائش سجائی گئی، جس میں 50 سے زائد اقسام کے آم رکھے گئے۔ ثقافتی سرگرمیوں اور آموں کی مہک نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔ ہم ہمیشہ یہاں پر 3-4 اقسام آم کی سنتے ہوتے تھے، لیکن بہت سارے اقسام ہے، یہاں پر آ کر پتہ لگی ہے۔ ہم نے ڈیفرنٹ ڈشز بنائی ہیں مینگو سے ریلیٹڈ، جو کہ بہت مزے کی ہیں۔ نمائش میں آم سے ملک شیک اور کیک سمیت مختلف ڈشیں تیار کرنے کا ہنر سکھایا گیا۔ چند آرٹسٹوں نے آموں کی پینٹنگز بھی بنائیں۔ زرعی ماہرین کے مطابق پنجاب میں ملتان اور سندھ میں میر پور خاص آموں کے شہر ہیں۔ ہمیں لوگ ہمیشہ شکایت کرتے تھے کہ ایکسپورٹ کوالٹی آم جو ہے ہمیں کھانے کو نہیں ملتا، تو اس فیسٹیول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کو ایکسپورٹ کوالٹی کا آم جو ہے وہ ریڑھی کی قیمت پر یہاں پر دستیاب ہے۔ سیکرٹری سیاحت پنجاب فرید احمد تارڑ اور مینیجنگ ڈائریکٹر TDCP ڈاکٹر ناصر محمود نے بھی نمائش میں شرکت کی۔ ناظرین، لاہور سے ناروال ٹریک پر چلنے والی ٹرینوں میں بوگیوں کی تعداد میں کمی کی وجہ سے روزانہ سینکڑوں مسافر ٹرینوں کی چھتوں اور انجن پر سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ مسافروں کا کہنا تھا ریلوے حکام لاہور ناروال ٹریک پر چلنے والی ٹرینوں میں بوگیوں کی تعداد میں مسافروں کے حساب سے بوگیاں لگائے تاکہ لوگ پرسکون ماحول میں سفر کر سکیں۔ ریلوے لاکھوں روپے ریونیو وصول کر رہا ہے، مگر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے۔ انہوں نے وفاقی وزیر ریلوے اور مقامی سیاسی رہنماؤں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آخر میں کچھ بات سپورٹس کے حوالے سے۔ ناظرین، ورلڈ یونیورسٹی گیمز 16 جولائی سے جرمنی میں شروع ہو رہی ہے، جس کے لیے ایتھلیٹس ان دنوں لاہور میں ٹریننگ کرنے میں مصروف ہیں۔ منی اولمپکس کہلانے والے ان گیمز میں مجموعی طور پر 41 رکنی دستہ پاکستان کی نمائندگی کرے گا۔ تفصیلات محمد یوسف انجم سے۔ انٹرنیشنل یونیورسٹی سپورٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام ورلڈ یونیورسٹی گیمز کے لیے پنجاب یونیورسٹی کی ایتھلیٹس پنجاب اسٹیڈیم میں بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں۔ 16 جولائی سے برلن سمیت جرمنی کے 6 شہروں میں یہ مقابلے ہو رہے ہیں، جن میں 18 سے 25 سال کے کھلاڑی حصہ لیں گے۔ پاکستانی دستے میں شامل خواتین کھلاڑی بہت پرجوش ہیں کہ انہیں عالمی سطح پر ملک کی نمائندگی کا موقع مل رہا ہے۔ نیشنل چیمپئن شپ ہوئی ہے ملتان میں، تو میں نے گولڈ لیا ہے، تو ابھی میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے جرمنی جا رہی ہوں ورلڈ یونیورسٹی گیمز میں۔ میری دعا یہی ہے کہ میں پاکستان کا نام روشن کروں اور ان لڑکیوں کے لیے ایک ایگزامپل بنوں جو سپورٹس میں آنا چاہتی ہیں۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری ورلڈ یونیورسٹی میں سلیکشن ہوئی ہے اور میری نیشنل میں گولڈ میڈل تھا 400 میٹر میں۔ کوچ محمد نبیل کو بھی یقین ہے کہ ورلڈ یونیورسٹی گیم سے ان ایتھلیٹس کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ٹوٹل 5 جو ویمن ایتھلیٹس ہیں وہ وہاں پہ کمپیٹ کرنے جا رہی ہیں، جس میں جو ہے وہ ویٹ لفٹنگ کی ایتھلیٹس ہیں، مارشل آرٹس کی ایتھلیٹس ہیں اور ایتھلیٹکس کی 2 بچیاں ہیں وہاں پہ جانے کے لیے جو ہے نا وہ اپنی تیاری کر رہی ہیں۔ بڑا اچھا انیشیٹو ہے ہر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے۔ بچوں کو وہاں پہ انٹرنیشنل کمپیٹ کرنے کا موقع ملے گا تو وہ آنے والے دنوں میں مزید اس کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے۔ ورلڈ یونیورسٹی گیمز کے لیے قومی ایتھلیٹس کی روانگی 12 جولائی کو طے ہے۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ یہاں کرتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد رضی آپ کو بتائیں گی اسلام آباد کا احوال۔ ویلکم بیک۔ شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کی جانب سے سال 2025 کی رینکنگ جاری کر دی گئی۔ ہینلے پاسپورٹ انڈیکس میں سنگاپور کا پاسپورٹ دنیا بھر میں سر فہرست رہا، جبکہ جاپان اور جنوبی کوریا کا پاسپورٹ مشترکہ طور پر دوسرے اور ڈنمارک کا پاسپورٹ تیسرے نمبر پر ہے۔
پاکستانی پاسپورٹ بتدریج ترقی کے بعد ٹاپ 100 پاسپورٹس میں شامل ہو گیا۔ اس سے قبل گزشتہ سال کی پاسپورٹ رینکنگ میں پاکستان کا پاسپورٹ دنیا میں آخری 4 پاسپورٹس میں شامل تھا۔ ایک سال کے دوران پاکستانی پاسپورٹس کی رینکنگ میں 2 درجے بہتری آئی۔ یہ بہتری عالمی سطح پر پاکستان کے امیج میں نمایاں تبدیلی کا اشارہ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ سی ڈی اے کے ڈائریکٹوریٹ آف سپورٹس اینڈ کلچر نے اسلام آباد میں 5 پریمیم پیڈل ٹینس سائٹس کی کامیاب نیلامی کر کے 7.6 ملین روپے ماہانہ کی ریکارڈ آمدن حاصل کی ہے۔ نیلامی کا عمل شفافیت اور اوپن مقابلے کے سخت اصولوں کے تحت سر انجام دیا گیا، جس نے سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری میں کافی دلچسپی پیدا کی۔ ہر سائٹ سے حاصل ہونے والی ماہانہ لیز کی تفصیلات میں سیکٹر F8 اور سیکٹر G5 سے 21 لاکھ روپے ماہانہ، سیکٹر F9 سے 14.5 لاکھ روپے ماہانہ، G11 سے 11 لاکھ روپے ماہانہ اور سیکٹر G8 سے 9 لاکھ روپے ماہانہ شامل ہیں۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے کامیاب آکشن پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیاب نیلامی وزیر داخلہ کے ویژن اور عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ حال ہی میں ریکارڈ مدت میں تعمیر ہونے والا سرینا چوک کے انڈر پاس نے سی ڈی اے کنسٹرکشن کا پول کھول دیا۔ اسلام آباد میں سرینا انڈر پاس روڈ کا ایک حصہ مونسون کی پہلی بارش میں ہی بیٹھ گیا۔ سی ڈی اے کی جانب سے متاثرہ روڈ کو ٹھیک کرنے کا کام جاری ہے۔ روڈ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس کے بعد سی ڈی اے کو صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں اربوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی سڑک پری مونسون کی پہلی بارش بھی برداشت نہ کر سکی۔ سی ڈی اے کی جانب سے سرینا چوک کے سامنے نئی تعمیر ہونے والی سڑک زمین میں دھس گئی۔ محض 84 دن میں مکمل ہونے والا 4.2 ارب روپے مالیت کے جناح اسکوائر منصوبے کا کچھ عرصے پہلے افتتاح کیا گیا تھا اور اسے وفاقی حکومت کے ترقیاتی کارکردگی کا نمونہ قرار دیا گیا۔ تاہم مونسون کے پہلے ہی سپیل میں G5 اور اپارا کے درمیان جانے والا لوپ بارش برداشت نہ کر سکا اور زمین میں دھس گیا۔ واقعے کے بعد سی ڈی اے نے مرمت کا کام تو فوری طور پر شروع کر دیا ہے، لیکن منصوبے کے معیار پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ سی ڈی اے کی جانب سے جناح اسکوائر کو ریکارڈ وقت میں مکمل کیا گیا تھا، مگر بارش سے پڑنے والے گھڑے نے تعمیراتی معیار کا پول کھول دیا ہے۔ سوات بائی پاس کے مقام پر دریا کے کنارے ہوٹل پر ناشتہ کرنے والی چند فیملیز دریا کے خشک حصے میں اتری۔ اچانک ریلا آیا اور سب کو بہا لے گیا۔ تیز بہاؤ کی وجہ سے 17 سیاح پانی کے ریلے میں بہہ گئے۔ ریسکیو کے مطابق سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والا متاثرہ خاندان سیالکوٹ سے سوات سیر کے لیے آیا تھا، جو دریا کے کنارے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ تاہم اسی دوران بارش کی وجہ سے دریا میں تیز بہاؤ ہوا اور ایک ہی خاندان کے 10 کو بہا کر لے گیا۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ 8 بجے کے قریب ان لوگوں کو ڈوبنے کی اطلاع ملی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور 4 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ 9 کی لاشیں مل گئیں۔ حج 2026 کے لیے عازمین کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے۔ رجسٹریشن 9 جولائی تک جاری رہے گی۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ حج 2026 کی رجسٹریشن کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ حج کے لیے قبل از وقت رجسٹریشن کرانا لازمی ہے۔ سرکاری اور نجی اسکیموں کے لیے بھی عازمین حج کی رجسٹریشن لازمی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی رجسٹریشن کرانا لازمی ہے۔ رجسٹریشن کروانے والے ہی حج 2026 کے اہل تصور ہوں گے۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق حج رجسٹریشن ملک بھر میں منظور شدہ بینکوں سے کرائی جا سکتی ہے۔ حج رجسٹریشن کے بعد عازمین سرکاری یا نجی حج اسکیم منتخب کر سکیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس ہوا، جس میں کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے کو دیکھ کر بھارتی وزیر دفاع راج سنگھ ناراض ہو گئے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے SCO کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ SCO مشترکہ اعلامیے میں پہلگام واقعے کا ذکر نہیں تھا، جس پر وزیر دفاع راج ناتھ نے دستخط سے انکار کیا۔ SCO مشترکہ اعلامیہ میں بھارت پر بلوچستان میں بالواسطہ بد امنی پھیلانے کا الزام بھی لگایا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین میں SCO اجلاس میں شریک بھارتی وفد اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، لیکن رکن ممالک نے بھارت کے اس الزام کو مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں پاکستان کے خلاف کسی بھی الزام کی عدم شمولیت پر بھارت نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔
भारतीय वफ्द बार बार पाकिस्तान की मजम्मत की दरखास्त करता रहा, मगर रुकन ममालिक ने उसका साथ ना दिया। जराये के मुताबिक भारत इजलास में मुकम्मल सफारती तन्हाई का शिकार रहा। पहलगाम वाक़े पर उसका मौक़िफ़ किसी भी रुकन मुल्क ने तस्लीम ना किया। इजलास में इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के मौक़िफ़ की भी हिमायत की गई, जबकि भारत का नुक्ता नज़र इससे मुख्तलिफ रहा। मुश्तरका इलामिये में ईरान के खिलाफ हमलों की शदीद मज़म्मत की गई। इलामिये में वाज़ेह हो गया पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत और मुतवाज़न रहा, जबकि भारत अपने यकतरफा और सियासी इल्ज़ामात के साथ सफारती मैदान में मुकम्मल तन्हा रह गया। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।